नमस्कार विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य पुस्तक आरोह भाग 2 का अध्याय कैमरे में बंद अपाइज, जिसके कवि है रघुवीर सहाय। इस कविता को हम पढ़ें उससे पूर्व हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय के जीवन परिचय के बारे में, उनके कृतित्व परिचय के बारे में। विद्यार्थियों, रघुवीर सहाय मूल रूप से एक पत्रकार थे, जिनका पत्र तत्कालीन समय में बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध रहा और बिहार के आसपास के वातावरण को लेकर उन्होंने काफ़ी लिखा। उस समय की राजनीति के बारे में काफ़ी लिखा रघुवीर सहाय। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करते हैं उनका कवि परिचय। देखिए विद्यार्थियों, रघुवीर सहाय समकालीन कविता के संवेदनशील नागर चेहरा माने जाते हैं। भारत के नागर चेहरा यानी नगरों के, शहरों के बारे में बताने वाले। इनकी जो शैली है, उनका जो भाव है, वो शहरों के इर्द गिर्द, शहरों, संसद, आसपास नागरिक जीवन के बारे में, नगरीय जीवन के बारे में इन्होंने बहुत अधिक बताया है रघुवीर सहाय जी ने। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे और कहानीकार भी थे। इनका जन्म विद्यार्थियों सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन दिल्ली में 1990 में। इनकी मुख्य रूप से पहचान क्या है? अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में आया था। ये पहला कब आया था विद्यार्थियों? यह आया था 1943 में और तीसरा आया था 1959 में। अब आप बताइए कि चौथा जो अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तक है वो कब आया था? तो रघुवीर सहाय मुख्य रूप से दूसरा सप्तक के कवि हैं। और सप्तक क्या है? सप्तक 7 कवियों का समूह है जो एक पत्रिका के लिए लिखा करते थे। इसी से संबंधित ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, मुख्य स्तंभ हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके जो प्रकाशित हुए? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये इनके काव्य संग्रह है जो आपको परीक्षा उपयोगी रूप से याद करने हैं। पत्रकारिता एवं संपादन, पत्रकारिता में इनका क्या योगदान रहा? ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। जो आकाशवाणी है, ऑल इंडिया रेडियो है, उससे वे जुड़े रहे। पत्रिकाएं, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने? तो एक पत्रिका का नाम है कल्पना, जो हैदराबाद से चलती थी। दूसरा है नवभारत टाइम्स, दैनिक जो रोज निकलती थी पत्रिका, वो। दूसरी है दिनमान, प्रतिष्ठित संपादक। इस पत्रिका ने इनको बहुत प्रतिष्ठित किया, बहुत प्रतिष्ठावान बनाया और ये भारत में उस समय चर्चित चेहरा रहे। प्रमुख सम्मान क्या मिला? साहित्य जगत में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य में दिया जाने वाला है बड़ा पुरस्कार है, यह मिला। क्यों मिला यह सम्मान उन्हें? उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं, ये लोग भूल गए हैं के लिए दिया गया था। अब देखिए इनकी विचारधारा, इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है वो हम देखते हैं। आम आदमी की भाषा, ये आम नागरिक की समस्याओं को उठाया करते थे, आम नागरिक के भावों को बताया करते थे। उन्होंने सड़क के बारे में, चौराहों के बारे में, इन पर चलने वाले विचारों, राजनीति के बारे में, दफ्तर के बारे में, अखबार, संसद, बाजार की बेलोस यानी स्पष्ट भाषा में कविताएं लिखी है। और क्या? लघु मेहता, बड़े विषयों के बजाय समाज में हाशिए पर दरकिनार कर दिए गए विषयों पर लोगों के अनुभवों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। विडंबना का चित्रण, हत्या, लूटपाट और भ्रष्टाचार उनकी कविताओं में सनसनीखेज रपटे नहीं, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। अपने अंदर झांकने के लिए ये मजबूर करते हैं। सहज शैली, मार्मिक उदास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों के साथ बातचीत की सहज शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है, दुरूह भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जो आम आदमी को बिना किसी लाग लपेट के समझ में आ जाए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अपनी कविताओं में, अपने लेखन में, अपने कथा में किया है इन्होंने। अब देखिए आज पढ़ते हैं, मूल कविता है कैमरे में बंद अपाइज,
जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कक्षा 12 की पुस्तिका में लगती है। ये कविता क्या है, इस कविता का सारांश क्या है, मूल भाव क्या है, ये हम देखते हैं। ये सबसे पहले ये कविता कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है उनका एक सर्व प्रसिद्ध काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, इससे ली गई है। और इसका मूल भाव क्या है, यह कविता शारीरिक चुनौती झेलते एक विकलांग व्यक्ति है, एक अपंग व्यक्ति है, एक अपाहिज व्यक्ति है, एक दिव्यांग व्यक्ति है के प्रति टेलीविज़न कैमरे में उसको टेलीविज़न के सामने बुलाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है और उसकी विचारों के साथ, उसकी भावनाओं के साथ कैसा खेला जाता है, उस पर किस प्रकार कुठाराघात किया जाता है। और मीडिया के संवेदनहीन रवैये को उजागर करती है कि मीडिया अपने व्यावसायिक चेहरे को सामने न रखकर वो सामाजिकता का चेहरा सबके सामने रखता है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य व्यावसायिकता है, बिजनेस है। यह दिखलाती है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम व्यावसायिक दबाव के तहत क्रूर, ब्रूटल बन जाता है, क्यों वो दिल को दुखाने वाला बन जाता है। आइए हम अब इसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कविता को। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर सीधा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए कवि कह रहा है कि ये मीडिया वाले हैं, ये पत्रकार हैं, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम कुछ करेंगे, जो कुछ बोलेंगे उसका असर होगा, इसलिए हम ज़्यादा शक्तिवान हैं, हम समर्थ हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, है ना। दूरदर्शन क्या है, टीवी। पुराने समय में आपने कभी देखा होगा जो सरकारी चैनल होते हैं उनके आगे लगता है डीडी यानी दूरदर्शन। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ है और शक्तिवान है, हम बोलेंगे और हमारी आवाज़ का असर होगा। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल निर्बल व्यक्ति को, बलहीन व्यक्ति को, एक दिव्यांग, अपंग, एक अपाहिज व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। एक बंद कमरे में स्टूडियो में उसे बिठाएंगे और उससे अनेक प्रकार के सवाल पूछेंगे, उसकी समस्या को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी विकलांगता, वेदना को, पीड़ा को हम जानना चाहेंगे। ये इसके कठिन शब्दार्थ है। दूरदर्शन, टीवी चैनल या मीडिया समर्थ, ये अपने आप को सक्षम और शक्तिशाली समझते हैं। दुर्बल, कमज़ोर, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति। अब देखिए इसकी विधिवत व्याख्या क्या है। कवि मीडिया कर्मियों को मानसिकता पर व्यंग्य करता है। मीडिया वाले स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली मानते हैं। वे दूरदर्शन के पर्दे पर एक कमज़ोर यानी अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे स्टूडियो में लेकर आएंगे ताकि उसके दुख का प्रदर्शन करके अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ा सके। काव्य शास्त्रीय विशेषताएं क्या है। मीडिया के अहंकार, हम समर्थ शक्तिवान पर करारा व्यंग्य किया गया है कवि के द्वारा। हम शब्द मीडिया के आधिपत्य को दर्शाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार के भावों का यहाँ पर दर्शन हुआ है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। हम उससे घिनौने प्रकार के, उसे अंदर से तोड़ देने वाले प्रश्न पूछेंगे कि उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है। उस पत्रकार को दिखाई दे रहा होगा, उस कैमरामैन को भी साफ दिखाई दे रहा होगा कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति विकलांग है, लेकिन हम उससे पूछेंगे, उसे कचोटेंगे तो उसके अंदर करुणा का भाव उदय होगा। और इससे क्या है कि हमारा जो ये भावनात्मक रूप से व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा, व्यक्ति इमोशनल होगा, वो अपंग व्यक्ति इमोशनल होगा, तो जो दर्शक है टीवी के दूसरी तरफ बैठे हैं, पर्दे के सामने बैठे हैं, इसमें इमोशनल हो गए, भावात्मक होंगे, तो हमारा कार्यक्रम है वो सफल होगा, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। अब इसमें इसका लेना देना क्या हो सकता है। विकलांग व्यक्ति कोई जानबूझकर तो विकलांग हुआ नहीं है, तो उसे पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं, इसके पीछे कारण क्या है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपका अपाहिजपन दुख कैसा देता है, किस प्रकार देता है, उससे सवाल पूछा जाएगा कि वो कुछ न कुछ बोले, बरबस बोले, बड़बड़ाए, जिससे कि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े। यह है कठिन शब्दार्थ।
अपाहिज यानी विकलांग, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, अपाहिजपन विकलांगता की स्थिति। स्टूडियो में उस विकलांग से अत्यंत बेतुके संवेदनहीन प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? और क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये ऐसे निरर्थक प्रश्न हैं जिनका उद्देश्य केवल उस पीड़ित व्यक्ति के घावों को कुरेदना है, उसे अंदर से झकझोरना, तोड़ना है उसको। ये काव्य सौंदर्य है। प्रश्नालंकार का सुंदर और मार्मिक प्रयोग है। प्रश्नालंकार कौन सा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया है तो ये प्रश्नालंकार हो गया। और मीडिया की क्रूरता और संवेदनहीनता स्पष्ट झलकती है कि मीडिया का चेहरा क्या है। मीडिया का चेहरा केवल और केवल कोरी और कोरी व्यावसायिकता, अपने बिजनेस को, अपने पैसे को बढ़ाने का है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ये इसके कठिन शब्दार्थ। कैमरा दिखाओ, कैमरामैन को चेहरे पर क्लोजअप लेने का निर्देश, और दुख यानी पीड़ा यानी यातना। अब वो कैमरामैन को कहता है कि कैमरामैन कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, क्योंकि उससे हम पूछेंगे कि आपको अपाहिजपन दुख देता है, आप अपाहिज क्यों है? तो इससे उसे आंतरिक पीड़ा होगी, और आंतरिक पीड़ा होने की वजह से वह रोएगा। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में दुख सामने झलकेगा। तो इससे दर्शक और उस अपाहिज को आपस में जोड़ देंगे, उस भाव को जोड़ देंगे, तो आपस में ये भावनात्मक रिश्ता बन जाएगा और यहाँ पर कोई भावुकता दिखाई देगी। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? उस अपंग व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से कुरेद कर पूछा जाता है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। जल्दी क्यों बताइए? क्योंकि हमारा कार्यक्रम, हमारे टीवी पर जो भी समय है वो बहुत कीमती है, क्योंकि इससे हमें पैसा बहुत मिलता है। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, बताने की कोशिश करेगा, उसके होठ फड़फड़ाएंगे, और उसी फड़फड़ाहट में उस व्यक्ति के द्वारा, उस कैमरामैन के द्वारा उस क्लोजअप शॉट को लिया जाएगा, और जो पत्रकार इसको प्रस्तुत कर रहा है उसको अपना कार्यक्रम सफल होता हुआ दिखाई देगा। जब अपाहिज बेतुके प्रश्नों पर चुप रहता है तब संचालक कैमरामैन को निर्देश देता है कि इसके दुखी चेहरे को कैमरे पर बड़ा करके दिखाओ, यानी क्लोजअप शॉट लो, जूम करो इसको। फिर वह अपाहिज पर दबाव डालता है कि जल्दी अपना दुख बताइए, लेकिन वह पीड़ा और घबराहट के कारण अपाहिज कुछ बोल नहीं पाता है। अब देखिए, कोष्ठक का प्रयोग पर्दे के पीछे के निर्देशों को दर्शाता है, यानी ये बताया नहीं जाता, ये सामने नहीं आता, कोष्ठक में दिखाया हुआ, यानी कैमरामैन को ये निर्देश दे रहा है संचालक। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा, कि आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और अंदर से सोचकर बताइए। क्या बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर क्या भाव आते हैं मन में? अपनी जिंदगी के प्रति क्या भाव है? अपने प्रति क्या भाव है? बताइए कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर? कार्यक्रम संचालक पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उस पर लगातार दबाव बनाता है। वह कहता है, सोचकर बताइए कि आपको विकलांग होकर कैसा महसूस होता है, यानी कैसा महसूस होता है। बार बार कैसा शब्द का प्रयोग करके वह अपाहिज को बोलने के लिए विवश मजबूर करने का प्रयास कर रहा है। कैसा शब्द की आवृत्ति से मानसिक दबाव का सटीक एहसास होता है। संवादात्मक शैली, कन्वर्जेशन शैली का प्रयोग हुआ है, आपस में बातचीत, चर्चा शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। यानी कैसा लगता है बताइए, अपने अंग प्रत्यंग के भावों से बताइए, इशारों से बताइए, आपके हाथों के इशारों से बताइए, चेहरे के भाव से बताइए कि यानी कैसा लगता है आपको यह विकलांग होकर। हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा लगता है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ऐसा? सोचिए, बताइए आपको विकलांग होकर कैसा लगता है। इशारे यानी संकेत, भद्दे हाव भाव के माध्यम से वह उसके दुखों को कुरेदने की कोशिश करता है। जब पीड़ित घबराहट में उत्तर नहीं दे पाता तो संचालक स्वयं उसे भद्दे इशारे करके बताता है और पूछता है, क्या ऐसा दर्द होता है? यह संवेदनहीनता की
पराकाष्ठा है, चरम बिंदु है, जहाँ पर उसके भावों के साथ खेला जाता है, जहाँ एक विकलांग की पीड़ा का मजाक उड़ाया जाता है और फिर से उसे सोचने और बताने के लिए कहा जाता है। कोष्टक में दिए गए शब्द मीडिया की ओछी मानसिकता को उजागर करते हैं। उनकी सोच क्या है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका मूल पैसा क्या है, ये बताने की कोशिश यहाँ कवि कर रहा है। नाटकीयता और व्यंग्य का गहरा पुट है। थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। ये जो कोष्टक में दिया गया है, ये बताया नहीं जाएगा, ये कहा नहीं जाएगा, ये सामने प्रकट रूप से नहीं आएगा। थोड़ी कोशिश करिए। उसे परेशान किया जा रहा है, उसे विवश किया जा रहा है कि थोड़ी सी कोशिश करिए, जिससे आपके अंदर के भाव, आपकी पीड़ा सामने आ सके। यह अवसर खो देंगे और उसे बताया जाता है कि आप यह अवसर खो देंगे, आपको दोबारा फिर से इस प्रकार का मौका नहीं मिलेगा, अपनी पीड़ा बताने का फिर से मौका नहीं मिलेगा। आप इस अवसर को खो देंगे, आप इस प्लेटफॉर्म को खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते ये कहा नहीं जा रहा है, ये एक संचालक के माध्यम से गुप्त संवाद के रूप में है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। संचालक अपाहिज को लालच देता है कि वह टीवी पर आने का यह सुनहरा अवसर खो देगा, इसलिए वह कुछ बोले। मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को रोचक यानी बिकाऊ बनाने के लिए उसे अपाहिज से इतने निर्मम प्रश्न पूछेंगे कि वह विवश होकर कैमरे के सामने रो पड़ेगा, और अगर वो रो पड़ेगा तो इनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। वह अपाहिज रोएगा तो सामने बैठा दर्शक भी रोएगा। इससे ये इनका जो सामाजिक चौंचला है, जो सामाजिक भद्दा मजाक है, वो सफल हो जाएगा। ये काव्य सौंदर्य क्या है? पूछ पूछ कर मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अवसर खो देने मानसिक दबाव की चाल है। उसे कहा जा रहा है कि अवसर खो देंगे, आपको इस प्रकार का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, आपको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म इस प्रकार का नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से अवसर खो देंगे कहा जाकर इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बिफर पड़े और बिफर कर रो पड़े और अपने शब्दों के माध्यम से अपने भावों को बाहर निकाल सके। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। कवि कह रहा है कि इंतज़ार करते हैं, यह सीधा कवि दर्शक से संवाद कर रहा है कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि ये व्यंग्य कर रहा है, कवि कटाक्ष कर रहा है दर्शक पर कि आप भी इस प्रकार के इस खिलवाड़ के साथ प्रतिक्षण साथ हो, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई आंखें। इंतज़ार यानी प्रतीक्षा। आप टीवी देखने वाले दर्शक से मतलब है यहाँ पर पर्दे पर, टीवी स्क्रीन पर। कवि यहाँ सीधे दर्शकों पर कटाक्ष करता है कि समाज भी इतना संवेदनहीन हो गया है, दर्शक भी इतना संवेदनहीन हो गया है कि दर्शक यानी आप भी उसे अपाहिज के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कोष्टक में कवि स्पष्ट करता है कि यह बात दर्शकों से सीधे पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि यह एक कड़वा सच है, यह समाज के सामने नहीं आना चाहिए। इसके बाद संचालक अगले दृश्य की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखिए काव्य शास्त्रीय विशेषताएं। मीडिया के साथ साथ दर्शक वर्ग की विकृत मानसिकता पर भी तीखा व्यंग्य कवि ने यहाँ पर किया है। सीधे संवाद की शैली, डायरेक्ट एड्रेस करके कवि दर्शक को, व्यूअर को बताता है कि आप भी इस प्रकार के घिनौने क्रूर दृश्य में, उस क्रूर कृत्य में शामिल है। देखिए आगे की पंक्तियाँ। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पर कवि ने कहा कि फिर हम दिखाएंगे, दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कवि कह रहा है कि हम फूली हुई उसकी आंख की एक तस्वीर दिखाएंगे, क्लोजअप शॉट लेंगे उसका, क्लोजअप दृश्य लेंगे उसका, और वो बहुत बड़ी तस्वीर करके जूम करके दिखाएंगे, और दिखाएंगे उसके होठों पर एक कसमसाहट। इस प्रकार के घिनौने और खराब प्रश्नों से वह अंदर तक हिल जाएगा
तो उसके होठों पर एक कसमसाहट आएगी। कसमसाहट यानी वो कहने का भाव, वो कहने को कुछ न कुछ तत्पर होगा, लेकिन उसका मुँह है, उसकी जीभ उसका साथ नहीं देगी, उसका होठ उसके साथ नहीं देके केवल कसमसाहट भर में वह रह जाएगा। देखिए, फूली हुई आँख यानी रोने के कारण सूजी हुई आँखें, कसमसाहट यानी छटपटाहट, कुछ न बोल पाने की व्यवस्था, रोने के कारण अपाहिज की आंखें सूज जाती है। टीवी वाले जानबूझकर कैमरे से उसकी सूजी हुई आंख की बहुत बड़ी तस्वीर यानी क्लोजअप स्क्रीन पर दिखाते हैं। साथ ही उसके होठों की बेबसी और छटपटाहट को भी दिखाते हैं, ताकि दर्शकों में करुणा का भाव पैदा किया जा सके, दर्शकों को रुलाया जा सके। दृश्यात्मक बिंब विजुअल इमेजनरी का अत्यंत सजीव प्रयोग किया गया है। बहुत बड़ी तस्वीर कैमरे की जूमिंग तकनीक को दर्शाता है। आगे की पंक्तियाँ क्या है? आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। उसके इस कसमसाहट को, कवि कह रहा है कि आशा है आप उसकी इस कसमसाहट को, होठों की कसमसाहट को आप उसकी अपंगता, उसकी विकलांगता की पीड़ा मानेंगे कि वो कुछ कह नहीं पा रहा है। उसी प्रकार उसका जीवन भी यही है कि वो जीवन में किस प्रकार घुट-घुट कर जी रहा है। एक और कोशिश करते हैं उसको रुलाने की। इस प्रकार के बेहुदा, बेतुके प्रश्न पूछकर उसको रुलाने की। दर्शकों से कहता है आप धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम उसको रुलाएँगे। अपंगता यानी विकलांगता, धीरज यानी धैर्य। संचालक दर्शकों से यह उम्मीद करता है, वह कहता नहीं है स्पष्ट रूप से, उम्मीद रखता है कि वे स्क्रीन पर दिख रही छटपटाहट को ही उसकी विकलांगता का असली दर्द मानकर भावुक हो जाएंगे। वह दर्शकों से धैर्य रखने को कहता है और वह कैमरे के पीछे एक अंतिम कोशिश करता है कि धीरज रखिए, हम उसको रुला कर ही छोड़ेंगे, कि किसी तरह वह अपाहिज जोर जोर से फूट फूट कर रो दे। काव्य सौंदर्य देखिए, करुणा के नाम पर क्रूरता के व्यापार का स्पष्ट चित्रण है। गद्यात्मक कविता होने के बावजूद भावों की गहनता है इसमें। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। किसको? देखिए, आप इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए आप। किस-किस को रुलाने हैं? दोनों को। कौन? दर्शक और वह विकलांग व्यक्ति, वह यानी उन दोनों को रुलाने हैं। इससे ही तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा। एक संग यानी एक साथ, हम यानी मीडिया कर्मी और वह यानी अपाहिज व्यक्ति। कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य यह है कि अपाहिज की पीड़ा को देखकर दर्शक भी रो पड़े। मीडिया कर्मी का मानना है कि यदि अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ रो पड़ेंगे, तभी उनका कार्यक्रम सफल और लोकप्रिय माना जाएगा। इसी बीच कैमरामैन को निर्देश देने की तैयारी होती है कि थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी कमी है बस, यह रोने वाला ही है और यह रोएगा तो दर्शक भी रोएंगे। हमें दोनों को रुलाने हैं, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। मीडिया की व्यावसायिक, यह व्यापारिक बुद्धि है। हम दोनों एक संग रुलाने हैं। मीडिया की व्यावसायिक सफलता का क्रूर मंत्र छिपा है। व्यावसायिकता यानी इनका बिजनेस, ये सिर्फ इस प्रकार के दुखों को बेचते हैं, अपंगता को बेचते हैं और उनको मोटी रकम मिलती है। अत्यंत सरल शब्दों में गहरी चोट की गई है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे हम। कैमरामैन को संचालक निर्देश देता है कि कैमरा बस करो, ये नहीं रोया, नहीं हुआ, अब रहने दो, वक्त ज़ाया हो रहा है, वक्त ख़राब हो रहा है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। हमारा जो पर्दा है, हमारा जो समय है, हमारा जो वक्त है, ख़राब हो रहा है इस विकलांग के पीछे, यह रो नहीं रहा है, तो इसे छोड़ो, कोई दूसरा कार्यक्रम दिखाते हैं। अब हम मुस्कुराएंगे, समाज के सामने हम बनावटी चेहरा लेके जाएंगे कि हम तो एक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा को सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस विकलांग व्यक्ति ने ही अपनी पीड़ा सामने नहीं रखी। वक्त की कीमत, समय का मूल्य टीवी प्रसारण पर खर्च लगता है, प्रति सेकंड इसका समय प्रति सेकंड का खर्च होता है, तो वक्त की कीमत की ये दुहाई दे रहे हैं। जब अपाहिज नहीं रोता तो संचालक कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है, क्योंकि टीवी पर भावनाओं की नहीं, वक्त की कीमत है। जो आजकल की मीडिया की पत्रकारिता है, उसका मुख्य ध्येय यह है कि वहाँ पर भावनाओं की, विचारों की, मुद्दों की प्रबलता नहीं है, वक्त की कीमत की सफलता मानी जाती है। कैमरा बंद होते ही संचालक अपनी संवेदनहीनता का परिचय देते हुए क्रूरता से
मुस्कुराता है कि अब हम मुस्कुराएंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है, बाजारवाद और पूंजीवाद पर सबसे बड़ा व्यंग्य है। मुस्कुराना मीडिया की संवेदनहीनता और ढोंग का प्रतीक है। ढोंग यानी दिखावा, कि हम विकलांग व्यक्ति का दर्द दर्शक के सामने रख रहे थे, उसकी भावनाओं को आपके सामने रख रहे थे, लेकिन ये केवल मात्र क्रूरता है, उनकी संवेदनहीनता है, यह उनकी व्यावसायिकता है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। क्या कह रहा है कवि संचालक के माध्यम से कि आप देख रहे थे क्या सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हमारा काम तो समाज को सही रास्ता दिखाना है। सामाजिक उद्देश्य, समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनको, उनकी समस्याओं को सामने रखना है। तो हमारा काम तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त ही होता है, हमारा हमारा कार्यक्रम भी सामाजिक उद्देश्य से युक्त ही होता है। तो आप क्या देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त, ये उनका ढोंग है, ये दंभ भरते हैं। ये क्या रह गई, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई उसके रोने की ही। धन्यवाद, आखिर में वो अभिवादन करके चला जाता है कि धन्यवाद, थोड़ी ही कसर रह गई। हम एक साथ दोनों को रुला रहे थे लेकिन रो नहीं पाए, कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। सामाजिक उद्देश्य यानी समाज की भलाई का लक्ष्य है, कसर यानी कमी। संचालक दर्शकों को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम देख रहे थे, वास्तव में ये एक ढोंग था। मन ही मन वह सोचता है कि बस थोड़ी सी कमी रह गई कि अपाइज और दर्शक दोनों एक साथ नहीं रोए। इसके साथ ही वह संवेदनहीनता से कार्यक्रम समाप्त कर देता है, समाप्त होता है। काव्य सौंदर्य क्या है इसमें, कविता का अंत अत्यंत नाटकीय और झकझोर देने वाला है। सामाजिक उद्देश्य कहना मीडिया के दोहरे चरित्र को दर्शाता है कि हम हैं सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम को लाने वाले, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ केवल मात्र व्यावसायिकता है, पैसा कमाना है।